हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफरेंटिक्स एकेडमी। मेरा नाम है आयुष पाठक और आज हम लोग करने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी का डे 6। तो आपको ऑलरेडी पता है कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आके यहाँ वीडियो सेक्शन में आके देख सकते हैं। डे 5 तक हो चुका है। यहाँ तक रिस्पॉन्स ठीक रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं, जितने भी लेक्चर मैंने, जितने भी उसमें मतलब टास्क दिए थे मैंने, वो सब आपने कंप्लीट किए होंगे। अगर नहीं कंप्लीट किए हैं तो वो आपको कंप्लीट कर लेना है पहले, इसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। वरना ये वीडियो फॉलो करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपकी पहले आप वो 5 लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से प्रैक्टिस के साथ, और इसके बाद ही आप जो है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस वाली चीज़ें चल रही हैं, टोटल थ्योरी नहीं है, थोड़ा उसमें प्रैक्टिकल भी चल रहा है। तो आपको सब कुछ प्रैक्टिस करते चलना है, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे लिंक्डइन पेज पे आ सकते हैं, यहाँ पे आके आपको फॉलो कर लेना है हमारे पेज को। और जो भी यहाँ पोस्ट होती है, जैसे जो भी यहाँ पर लेक्चर आएगा उसकी यहाँ पर पोस्ट आपको मिल जाएगी आगे आके। तो उस पोस्ट पे आपको कमेंट करना है कि आपको कैसा लगा लेक्चर, आपको कोई फीडबैक है तो वो आप दे सकते हैं, और आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, ठीक है। चैनल ग्रोथ होगी, हम आपके लिए और कंटेंट ला पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वो टास्क भी आप अपना कर लेंगे पूरा अच्छे तरीके से। और ट्राई हेल्प मी का आप जो भी है शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप कोई रूम कंप्लीट करते हैं हमारे साथ तो उसको आप शेयर कर सकते हैं हमें टैग करते हुए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं ट्राई हेल्प मी पे आ जाता हूँ पहले, और यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स में आ जाना है। हम नेटवर्क सिक्योरिटी वाला मॉड्यूल कर रहे थे, तो इसमें आ जाता हूँ मैं। इसमें ऑलरेडी हमने पैसिव रिकॉन्सेंस कर लिया है। तो अब तक हमने टोटल इसमें जो नेटवर्क फंडामेंटल्स चाहिए था पहले, वो हमने कंप्लीट किया सारा, जितना इसमें था वो, और उसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें की जरूरत थी वो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद अब हमने पैसिव रिकॉन्सेंस यहाँ पर किया। अब हम एक्टिव रिकॉन्सेंस देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। इसके बाद हमें आज जितनी चीज़ें हैं सारी धीरे धीरे करके सारी करेंगे, और एक्स्ट्रा जहाँ जहाँ जरूरत होगी मैं आपको कराते रहूँगा, ठीक है। प्रैक्टिकली समझाते रहूँगा, और एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं दिया है वो भी जहाँ जरूरत होगी वो हम लोग इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक्टिव रिकॉन्सेंस वाला ओपन कर लेता हूँ ये रूम। यहाँ पर अटैक बॉक्स को स्टार्ट कर देते हैं अभी से, क्योंकि मेरे ख्याल से इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे आके। ओके, तो ये जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ रिवाइज करवा देता हूँ। पहली बात हमने की थी कि रिकॉन्सेंस क्या होता है। अब 1 मिनट लीजिए और अपने से रिवाइज करिए कि रिकॉन्सेंस क्या होता है अपने मन में, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ वापस से। रिकॉन्सेंस था आपका कि आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे थे अपने टारगेट के बारे में, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे थे आप। तो उसके लिए हमने दो तरीका पढ़ा था, पैसिव रिकॉन्सेंस और एक्टिव रिकॉन्सेंस। जिसमें मैंने आपको बताया था कि पैसिव रिकॉन्सेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो टारगेट है आप उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप इनडायरेक्टली किसी तरीके से जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, या जो पब्लिक उतनी पब्लिक नहीं भी है लेकिन वो आप डायरेक्ट टारगेट से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये टारगेट से रिलेटेड एसेट से नहीं ले रहे हैं, तो वो आपके पैसिव रिकॉन्सेंस में आएगा। और अगर आप अपने टारगेट को डायरेक्टली टारगेट से एंगेज हो रहे हैं, डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके जो है एक्टिव रिकॉन्सेंस में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था 3-4 तो उसी तरीके का है, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको। तो क्लियर ही होगा आपको। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ एक्टिव और पैसिव रिकॉन्सेंस का, जो यहाँ पे सामने दिया हुआ है। कि आप किसी मतलब एनिमी की टेरिटरी है, आप उसको दूर से दूरबीन से देख रहे हैं, तो वो आपकी पैसिव रिकॉन्सेंस है, ठीक है। और आप वहाँ जाके उसका जो है अच्छे से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो वो आपका एक्टिव रिकॉन्सेंस में आ जाएगा, ठीक है। इसको टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो आप कह सकते हैं जैसे आप वेबसाइट का पेज विजिट कर रहे हैं और उसमें से कोई मतलब ऐसे इंटरेक्शन करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो वो आपके थोड़ा सा एक्टिव रिकॉन्सेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर से कुछ कर रहे हैं तो वो आपके पैसिव रिकॉन्सेंस में आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं देख लेता हूँ मैं यहाँ पर कुछ बेसिक टूल्स के बारे में, जैसे पिंग के बारे में, ट्रेस रूट के बारे में, टेलनेट के बारे में और नेटकेट के बारे में समझने वाले हैं इस रूम के जरिए। और एक्स्ट्रा जरूरत होगी मैं बता दूंगा आपको। अब आप सोचेंगे हो सकता है कि ये चार चीज़ तो बहुत छोटी है, अगर आपने मतलब बेसिकली इसको यूज़ ही किया होगा आपने। पिंग कौन यूज़ करता है? ट्रेस यूज़ करता है, आपने यूज़ ना किया हो, पर वो भी मुस्लिम लोगों ने यूज़ किया होगा। टेलनेट भी सुना होगा आप लोगों ने। तो ये तो एक एक लाइन की कमांड है, इसमें फिर मतलब क्या इतना लंबा चलेगा। तो ऐसा नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा डीप में जाएंगे अच्छे से, और समझेंगे कि जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, उसमें एक एक टर्म को समझेंगे हम लोग, और बढ़िया समझेंगे उस चीज़ को, क्योंकि उसकी ज़रूरत लिटरली है, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब उसकी जरूरत प्रैक्टिकल लेवल पे है, तो इसलिए हम उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। इसको पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, चलिए, यहाँ तो वही दिया हुआ है, यहाँ पर एक्टिव रिकॉन्सेंस की जो है डेफिनेशन दिया हुआ है। इसमें कुछ खास है नहीं, इसको हम लोग ओके कर लेते हैं। यहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई है कि अगर कि ये रहा, हाँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं है, मतलब अगर आपका अकाउंट जो है वो प्रीमियम वाला अकाउंट नहीं है ट्राई हैकनी पे, तो अटैक बॉक्स से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि अटैक बॉक्स में इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलता है आपको फ्री वाले पे, ठीक है। तो या तो अगर आपके पास प्रीमियम है तब तो ठीक है, अटैक बॉक्स ओपन कर लीजिए। और प्रीमियम नहीं है अगर आप, तो VMware से आप काली लिंक से डायरेक्टली ओपन VPN के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वो आपको पता ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे साथ करते होंगे, जो भी रूम मतलब करने लायक है वो आप साथ में फॉलो करते होंगे, नहीं तो वीडियो देखने के बाद करते होंगे। पॉज करके आप आंसर जरूर सोचिएगा हमेशा, ठीक है। ये मैं हमेशा से कहता हूँ आपको। कोई आंसर जब मैं करने जाऊँ उसमें, तो उसके पहले वीडियो पॉज करिए और फिर सोचिए आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं वेब ब्राउजर से रिकॉन्सेंस की, ठीक है। अब हम लोग एक्टिवली रिकॉन्सेंस करने जा रहे हैं, तो वेब ब्राउजर से कैसे रिकॉन्सेंस करना है एक्टिवली।
जैसे आपको पता ही है कि जब आप ब्राउज़र से कनेक्ट करते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि यहाँ पर आके आप मान लीजिए google.com लिखते हैं, ठीक है? तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर google.com, ये क्या है? ये एक डोमेन है, होस्ट नेम डोमेन जो भी कहिए इसको, ठीक है? मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर, तो ये आपका गूगल खुल गया। तो ये क्या इसमें में आपने कुछ पोर्ट नंबर दिया? नहीं, पोर्ट के बारे में जान ही चुके हैं आप। आपने क्या दिया? आपने सिर्फ यहाँ पर एक डोमेन नेम दिया, ठीक है ना? तो लेकिन अगर इसके आगे मैं कोलन लगा के यहाँ पर लिखता हूँ 443 और एंटर करता हूँ, तो भी सेम पेज ओपन हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए 8000, तो ये यहाँ पर लोडिंग करता रहेगा और यहाँ पर ओपन नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि आपको पोर्ट का कॉन्सेप्ट पता ही है, मैंने आपको बताया था, इस पूरे को सॉकेट कहते हैं, ठीक है? डोमेन नेम, फिर कोलन लगा के आप पोर्ट नेम लिखते हैं, जिस पोर्ट पे आपको जो सर्विस रन हो रही है उसको एक्सेस करना है, उसका पोर्ट आप लिखते हैं यहाँ पर। तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ब्राउजर क्या करता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पोर्ट है 80, पोर्ट पोर्ट नंबर 80 आपके एच के लिए है, और पोर्ट नंबर 443 आपके एच के लिए है, ठीक है? तो अगर आप कोई भी एड्रेस यहाँ लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने एच लिखा है, ठीक है, एच नहीं लिखा है, तो वो पोर्ट 80 लेगा, और अगर आपने एच लिखा है तो पोर्ट 443 लेगा। और अगर आपने एच कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट तो वो 443 ट्राई करेगा पहले, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर आप tryacme.com लिखते हैं मान लीजिए, तो भी वही चीज़ है, आप एंटर करेंगे तो ओपन हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब वही है कि आपने पोर्ट 443 पे ओपन किया है इस चीज़ को। यहाँ पर भी करके दिखाता हूँ आपको मैं, देखिए सेम ही चीज़ ओपन हुई है, ठीक है ना? तो अगर आपका वेब सर्वर दूसरे किसी आईपी पे रन हो रहा है, मतलब पोर्ट पे रन हो रहा है, तो आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। मेरे यहाँ पर विंडोज़ में पाइथन इंस्टॉल्ड है, मैं लिखता हूँ पाइथन से एक, मैं एच सर्वर चालू कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने आपको बताया हुआ है शायद। हाँ, तो अब मेरे लोकल होस्ट पे पोर्ट 8000 पे एक सर्वर रन हो रहा है, एच सर्वर, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, अभी मेरे को पोर्ट 8000 खोलना है, तो मैं लिखूंगा लोकल होस्ट, अगर सिंपल लिख के एंटर मारूंगा तो कुछ नहीं ओपन होगा, ठीक है? देखिए, क्यों? क्योंकि ये पोर्ट 80 ट्राई करेगा और पोर्ट 80 पे कुछ रन नहीं हो रहा है। रन कहाँ हो रहा है? पोर्ट 8000 पे, ठीक है? अब मैं इसको 8000 पे करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सारी फाइल जो है मेरे सामने आ चुकी है। तो चूंकि मैंने अभी कुछ वेबसाइट में कुछ सेट नहीं किया है तो डायरेक्टली ऐसे ही आएगा। पर कहने का मतलब वही था कि पोर्ट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अगर डिफॉल्ट पोर्ट नहीं है तो बेसिक सी बात है, पता ही होगी, अगर लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सबको क्लियर हो जाए हर चीज़, चाहे आप बिगनर ही है एकदम, इसलिए मैंने ये भी एक बार बता दिया आपको। चलिए, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट दिख रही है सारी, ठीक है? यहाँ पर आपने नोटिस किया हुआ ये चीज़, ये गेट रिक्वेस्ट का फॉर्मेट है, ठीक है? तो उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे थोड़ा सा, फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है कि आप डायरेक्टली अपनी टारगेट, मतलब जो भी आपका टारगेट है उसकी वेबसाइट अगर है, कंपनी अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन कोई टारगेट है एथिकली, ठीक है, तो आप उसकी वेबसाइट को ओपन करके वहाँ से जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग फायरफॉक्स यूज़ करते हैं इसके लिए, ऑफ कर देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अपनी वेबसाइट पे आते हैं, चलिए मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट खोल ली है, ठीक है, मतलब हमारी वेबसाइट यहाँ पर। अब मैं इस पर कोई भी पेज जाता हूँ, मान लीजिए वेरीफाई योर सर्टिफिकेट या सर्विसेज, किसी पेज जा सकता हूँ मैं यहाँ पर, इस तरीके से रिकॉन्सन करूंगा। लेकिन कोई भी पेज पे आके आपको दो तीन ऑप्शन क्या मिलता है, एक तो आप डायरेक्टली मतलब सर्फ कीजिए, ठीक है, उसके बारे में पढ़िए कि अगर यहाँ कितनी कितनी चीज़ें लिखी हुई है उसको समझिए अच्छे से। इसके अलावा आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? व्यू पेज सोर्स से आप इसका सोर्स मतलब जो है फ्रंट एंड पे जो सोर्स कोड है वो देख सकते हैं आप, ठीक है? और यहाँ पर आके इंस्पेक्ट में आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में और चीज़ें, तो यहाँ आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि आपका यहाँ पर कंसोल है, ठीक है, डिबगर है, नेटवर्क है। तो नेटवर्क से आप जो है नेटवर्क ट्रैफिक देख सकते हैं, डिबगर से आप यहाँ पर अपनी फाइल देख सकते हैं, ठीक है, जीएस फाइल्स। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है ना? यहाँ पर आप अपनी स्टोरेज में जाके कुकीज़ देख सकते हैं, कौन सी कुकीज़ यहाँ पर स्टोर्ड है उनमें चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। इनमें से मेन आपका यहाँ पर एक तो इंस्पेक्टर हो जाता है, वही जो आपको यहाँ पर आपका जो पेज है वो दिखाता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर सर्विसेज बटन को इंस्पेक्ट करना है, तो इस पर आके इंस्पेक्ट दबाइए, ये आपको पॉइंट आउट कर देगा वहाँ पे, ठीक है? नेटवर्क में अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए कितनी रिक्वेस्ट हुई है, क्या क्या रिक्वेस्ट हुई है, आपके सामने दिख जाएगी। तो ये भी एक काफ़ी जरूरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है ना? अगर आप पाइथन स्क्रिप्ट ऐसे बना रहे हैं तो आपको ये सब यूज़ करना पड़ सकता है। हालांकि ये काम तो वर्क भी कर देता है, पर और चीज़ें कुकी स्टोर और बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर हेल्प हो जाएंगी, ठीक है ना? तो आगे दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। चलिए, तो ये वही चीज़ दिया हुआ है इधर। यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन के बारे में दिया हुआ है, तो ब्राउजर एक्सटेंशन से तो आप लोग फेमिलियर होंगे ही, ठीक है? ब्राउजर में बहुत सारे मतलब एक्सटेंशन आते हैं, अगर आप सर्च करते हैं मान लीजिए फायरफॉक्स एक्सटेंशंस, ठीक है, तो आपको बहुत सारे यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाएंगे एक्सटेंशन स्टोर्स में। अलग अलग आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं अलग अलग काम के लिए, जैसे एड ब्लॉकर, पॉपअप ब्लॉकर, ठीक है? तो कुछ जरूरी एक्सटेंशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है आपको। तो इनमें से एक जरूरी जो एक्सटेंशन है वो है फॉक्सी प्रॉक्सी, जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ फॉक्सी प्रॉक्सी के बारे में। फॉक्सी प्रॉक्सी यहाँ से आके आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो रिमूव करने को बोल रहा है। इसका फायदा ये होता है कि आप यहाँ से इंस्टेंटली प्रॉक्सी को चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर आपने बल्ब सेट किया हुआ है ऑलरेडी, आपको पता होगा इसके बारे में, यहाँ पर ऑप्शन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आके आप, मैंने ऐड पे गया, ठीक है, ऐड पे जाके मैंने एक प्रॉक्सी ऐड की, प्रॉक्सी मैंने नाम डाल दिया बर्फ, एड्रेस डाल दिया ये, ठीक है, और पोर्ट भी डाल दिया। मैं इसको एडिट कर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पोर्ट 8080, मतलब कोई भी ट्रैफिक इस एड्रेस के थ्रू होते हुए जाएगा।
और इस एड्रेस पे लिसन कौन कर रहा होगा? मेरा बर्प, ठीक है, बर्प यानी बर्प सूट मेरा, ठीक है। तो जब ये ऑन होगा तो बर्प सूट से कनेक्ट होगा, जब ये मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो बर्प सूट से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका आप यूज़ कर सकते हैं, ये बढ़िया है, मतलब ये डायरेक्टली तो इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करता है आपके लिए, और इससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बर्प से तुरंत तुरंत स्विच करने के लिए। आप टर्न ऑफ कर दीजिए, आपका नॉर्मल चलेगा, बर्प कर दीजिए, बर्प से चलेगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन के बारे में दिया हुआ है, जैसे हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूजर एजेंट। अब यूजर एजेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं कोई साइट ओपन करता हूँ, अपनी साइट ओपन करता हूँ, चलिए ये ओपन करता हूँ, मैं इंस्पेक्ट में आता हूँ, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ उसको, और यहाँ पर नेटवर्क टैब में आता हूँ मैं, देखिए कोई भी रिक्वेस्ट जो गई है उसमें अगर आप स्क्रॉल करेंगे, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट है आपकी, ठीक है, स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक हेडर मिलेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट हेडर में आपको एक हेडर मिलेगा यहाँ पर, यूजर एजेंट नाम का, ठीक है। ये आपका सर्वर बताता है कि जिसने रिक्वेस्ट किया है वो किस टाइप का सिस्टम है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये मोजिला है, विंडोज का सिस्टम है, ये मोजिला फायरफॉक्स इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन देता है। इसका बहुत सारा यूसेज है, मतलब वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन में कि किस यूजर को किस तरह से दिखानी है, अगर वो एंड्रॉइड यूजर है या जो है सिस्टम का यूजर है, ठीक है, तो उस तरह से चीज़ें चेंज करने के लिए यूज होता है ये। लेकिन इसको आप स्पूफ भी कर सकते हैं, कस्टम भी दे सकते हैं, मतलब अलग अलग यूजर एजेंट देख के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी एक्सटेंशन आते हैं, जैसे यहाँ पर एक एक्सटेंशन रिकमेंडेड है, हालांकि बहुत सारे एक्सटेंशन अलग अलग आते हैं, पर यहाँ पर एक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग उसको ट्राई कर लेते हैं। चलिए, तो इसको हमने ऐड टू फायरफॉक्स कर दिया, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, हमारा एक्सटेंशन जो है ऐड हो चुका है। अब इसको क्लोज करके मैं यहाँ पर वापस से अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, और हम लोग इंस्पेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पर नेटवर्क टैब में जाते हैं, और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी कोई भी रिक्वेस्ट आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपका जो है यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से आपका यूजर एजेंट, तो ये क्या है इस टाइम? फायरफॉक्स, ठीक है। अब इसको चेंज करने का ट्राई करते हैं, आप कोई भी एक्सटेंशन ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल मैं ये वाला ट्राई कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ, क्रोम ही रहने देते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स सेलेक्ट कर देते हैं। ढेर सारे यहाँ पर आ चुके हैं, कोई एक सेलेक्ट कर देता हूँ, मान लीजिए ये सेलेक्ट करता हूँ, एप्पल वेब किट, ठीक है। सफारी यहाँ पर लिखा रहेगा इस तरीके से, क्रोम सफारी, ठीक है। इसको अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई कंटेनर ऑन विंडोज, ठीक है, अप्लाई कंटेनर ऑन विंडोज कर देते हैं, या अप्लाई कंटेनर होल्ड करेगा मेरे ख्याल से। चलिए, यूजर एजेंट सेट लिख के आ रहा है। अब रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश का बटन भी दिया है यहाँ पर, चलिए रिफ्रेश हो गया। अब मान लीजिए कोई साइट रिक्वेस्ट देखते हैं हम लोग, ये देखिए यूजर एजेंट क्या आ गया आपका, यूजर एजेंट क्रोम आ रहा है, ठीक है, क्रोम सफारी यानी लिनक्स, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स आ रहा है, जबकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं? विंडोज में फायरफॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूजर एजेंट को जो है स्पूफ कर सकते हैं। आप और भी एक्सटेंशन ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये वाला ट्राई करें, पर यहाँ पर ये दिया हुआ था तो मैंने आपको ये वाला दिखा दिया। और एक सबसे ज़्यादा यूज्ड एक्सटेंशन में बोलूँगा, वेबलाइजर, ठीक है, इसके बारे में तो आपने मोस्टली जानते ही सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो आप सुन लेंगे आप। इसका यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, ओपन कर सकते हैं यहाँ से आप, सॉरी यहाँ पर, ये कॉपी कर लेता हूँ, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही है वेबलाइजर। हाँ देखिए, इंस्टॉल्ड ऑलरेडी, ये सिंबल है एप्लाइजर का, ठीक है ना। तो ये एक्सटेंशन बेसिकली करता क्या है, आपको वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बताता है। कहने का मतलब, मैंने मान लीजिए ये साइट ओपन किया, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया 24, अब ये क्या है, इसमें क्लिक करूंगा तो बताएगा कि ये क्या यूज़ कर रहा है, मतलब पॉसिबली ये क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, उसके बारे में आपको ये आइडिया देता है। जैसे यहाँ पर वर्डप्रेस यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, ये वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। लैंग्वेजेस के बारे में बताएगा आपको, प्लगइन्स के बारे में बताएगा आपको, होस्टिंग प्रोवाइडर कौन सा है अगर वो पता कर सकता है तो, मतलब सर्वर कौन सा है, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग देखिए पीएचपी, ठीक है, जितना डेटाबेस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इसको, जितनी भी ये कलेक्ट कर सकता है, उतनी ये कलेक्ट करके आपको जो है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर, इसको आप काफ़ी यूज़ करेंगे, मतलब डेली लाइफ में अपने, जब आप कोई साइट पे बग बाउंटी करने जाते हैं या पेन टेस्टिंग करने जाते हैं, तो आप मोस्टली इस एक्शन का यूज़ तो करते ही करते हैं, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज पे यूज़ हो रही है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए अबाउट टेक्नोलॉजीज यूज्ड ऑन विजिटेड वेबसाइट, ठीक है। जो वेबसाइट आप खोले रहेंगे, जैसे मान लीजिए आप कुछ और खोलते हैं, google.com खोलते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मान लीजिए ट्राई हैक मी खोल देता हूँ मैं, यहाँ पर ये चेंज हो गया फिर से, देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर ट्रैक में वगैरह में आ गया, रिकैप्चा सर्विस यूज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ एम्बेडिंग सर्विस यूज हो रही है, लोड बैलेंसर, ठीक है। जो भी चीज़ें यहाँ पर नोट जेएस का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी इसका यूज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी एक्सटेंशन बहुत सारे होते हैं, मतलब ये तो सिर्फ 2-3 एक्सटेंशन के यूज़ थे कि आप एक्सटेंशन से मतलब टेक्नोलॉजी चेक कर सकते हैं, और यूजर एजेंट चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा और भी कर सकते हैं जो कि एन्यूमरेशन में काम आएगा, ठीक है। और ये डायरेक्टली रिकॉन्सेंस जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे मतलब चलिए अप्लाइजर तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। यूजर एजेंट का आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली रिकॉन्सेंस जुड़ा हुआ नहीं है, पर हाँ उसकी जरूरत आपको पड़ती है, बहुत सारे साइट में आपको ऐसा केस आएगा जहाँ आपको यूजर एजेंट अपना प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कभी छुपने के लिए या कभी किसी और काम के लिए आपको करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी जरूरत पड़ती है इसकी, भले आप एक्टिवली रिकॉन्सेंस कर रहे हैं पर आपको यूजर एजेंट चेंज करना पड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, कई बार ऐसा होता है कि आपकी रिक्वेस्ट ब्लॉक होने लगती है, ठीक है। एसक्यूएल में आप टूल आप जानते होंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए होता है, तो उसमें भी आप यूज़ करते हैं डैश डैश रैंडम डैश एजेंट, ताकि आपकी जो सारी रिक्वेस्ट जाए अलग अलग उससे जाए यूजर एजेंट से, ताकि जो सामने वाला भी मतलब कोई अगर फायरवॉल लगाए तो वो भी
समझ ना पाए कि भाई ठीक है एक ही तरफ से आ रही है सारी रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको स्पूफ करने और इससे बचने के लिए होता है। ठीक है, तो जरूरत पड़ेगी आपको। इसका आंसर देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्राउज टू द फॉलोइंग वेबसाइट एंड इंश्योर दैट यू हैव ओपन योर डेवलपर टूल्स ऑन टैग बॉक्स, फायरफॉक्स और द ब्राउजर ऑन द कंप्यूटर। ये लिंक ओपन करनी है, ब्राउजर पे भी हो जाएगा नॉर्मली। ये ओपन कर लेते हैं। फिर यूजिंग द डेवलपर टूल्स फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, हमें डेवलपर टूल्स में यहाँ पर मतलब इंस्पेक्ट पे जाना है, वही डेवलपर टूल भी कहलाता है। इसमें हमें बताना है कि टोटल कितने क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है, मतलब इस पेज में क्वेश्चन हिडन हुए हैं। ये क्वेश्चन तो यही है आपका सामने। ये लड़की पूछ रही है, लड़का आंसर दे रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सामने है आपके, इंस्पेक्ट पे आते हैं, आपको यहीं से बताना है कि कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हो तो कुछ यहाँ पर सारा आप ओपन कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं आप। तो आंसर ये है सारा इधर। चलिए, यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट जीएस इस्तेमाल हो रहा है, इसको देखते हैं एक बार। कंसोल टैब में आते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एलिमेंट्स में आते हैं, सोर्सेस में। यहाँ देखिए, यहाँ पर इंडेक्स स्क्रिप्ट डॉट जीएस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका आंसर सारा। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये है आपका पहला, एलिस, ये लड़की होगी मेरे ख्याल से, ये उसका आंसर है। ये दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 5 बार एलिस ने बोला है। मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन होने चाहिए, ट्राई करते हैं इसको। 5 नहीं तो टोटल अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ही, मतलब इसको भी क्वेश्चन ही कह रहा है एक तरीके से, मतलब इसके रिप्लाई को भी क्वेश्चन ही कहा जा रहा है। तो 8 आंसर है टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये टास्क भी हो गया आपका। ये वही मतलब था इसका कि ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी सकती है जो हिडन हो। ठीक है, इसको इस एक्सरसाइज करने का मतलब यही था। कुछ चीज़ें ऐसी सकती हैं वेबसाइट पे, पेज पे, जो हिडन होती है। ठीक है, तो डेवलपर टूल से जाके यहाँ पर जीएस फाइल्स में इंस्पेक्ट करके आपको मिल सकता है। कई बार आपको टोकन मिल जाता है, कई बार आपको हिडन कुछ पैरामीटर वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको इंस्पेक्ट करना है अच्छे से। सोर्स कोड को हमेशा रिव्यू करना चाहिए आपको। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। चलिए, ठीक है, एक आंसर ऑलरेडी है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। जितने यहाँ पर क्या है, पिंग शुड रिमाइंड यू ऑफ द गेम पिंग पॉन्ग। ठीक है, वही चीज़ दी हुई है, पिंग क्या होता है उसके बारे में। इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो पिंग क्या होता है बेसिक आपको पता ही है। ठीक है, वही डेफिनेशन दी हुई है, कुछ खास नहीं दिया हुआ है। वही मतलब है कि पिंग का इस्तेमाल आप करते हैं कि जैसे आपको नॉर्मली कभी चेक करना हो कि कोई सिस्टम चालू है या नहीं है। ठीक है, जैसे आप कभी टेस्ट में भी करते होंगे, मतलब आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी टेस्ट करनी है तो आप पिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ों के लिए मतलब आपका पिंग बस इतना करता है कि सामने वाला जो सिस्टम है वो चालू है कि नहीं, ये चेक करने का मेन काम है पिंग का। मेन पर्पज पिंग का यही है। जैसे मैं यहाँ पर विंडोज में आता हूँ और सिंपल लिखता हूँ पिंग google.com, और मुझे यहाँ इस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने पिंग किया, मुझे उसका रिस्पॉन्स आया। ठीक है, चलिए, यही पिंग है। पिंग एक आईसीएमपी इको यूटिलिटी है। ठीक है, जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है। आईसीएमपी क्या होता है आपको बताइए उसके बारे में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिनक्स और विंडोज़ के लिए अलग अलग बताया हुआ है, तो सेम ही चीज़ है पिंग। बस अंतर ये है कि अगर आप लिनक्स में करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं WSL का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ पिंग गूगल.com, तो ये अपने आप भेजता रहेगा। ठीक है ना, ये रुकेगा नहीं। इसके लिए हमें कंट्रोल+C दबाना पड़ेगा। देखिए, ये सेंटर से जा रहा है अपने आप। मैं कंट्रोल+C दबा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ पैकेट काउंट, कि मुझे कितना पैकेट भेजना है। -C लिख के मान लीजिए मैं 10 लिख देता हूँ, 10 पैकेट भेजेगा। देखिए, अब मैं यहाँ पर कंट्रोल+C नहीं दबाऊंगा इस बार, 10 पैकेट जाके अपने आप रुक जाएगा। देखिए, 10 पैकेट्स ट्रांसमिटेड। ठीक है, 10 रिसीव्ड, मतलब 10 इसने भेजे, 10 रिस्पॉन्स इसको मिला। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 8 पैकेट गए थे, फिर मैंने कंट्रोल+C दबा दिया था। ये अगर इस तरीके से आता है मतलब कंट्रोल+C दबाया गया है, पता ही होगा आपको ये चीज़ तो। चलिए, ये चीज़ विंडोज़ में करनी है तो -N का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विंडोज़ के लिए यहाँ पर पैकेट काउंट के लिए -N कर सकते हैं आप यहाँ से चेक कर ही सकते हैं। तो वैसे भी आप पिंग करके डैश हेल्प कर लीजिए विंडोज़ में और लिनक्स में, और कंपेयर कर लीजिए क्या चीज़ है। यहाँ पर -N होगा उसके लिए, काउंट, पैकेट काउंट के लिए, नंबर ऑफ इको रिक्वेस्ट टू सेंड। ठीक है, अब इको रिक्वेस्ट मतलब क्या, जो आप आईसीएमपी रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और रिप्लाई आता है उसको आईसीएमपी इको रिप्लाई कहा जाता है। ठीक है, वही चीज़ दी हुई है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें इसको पिंग, इसने पिंग किया ये ऑलरेडी, ये हमें नहीं करना है, ये यहाँ पर दिखा रहा है बस। इसने पिंग किया है, कुछ लिनक्स में इस तरीके से रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, WSL में, WSL वाला रिस्पॉन्स ही दिखाता हूँ आपको मैं अभी। जब हम यहाँ पर हमने कोई मशीन स्टार्ट की है ना, ये वाली। ठीक है, तो इसको मुझे पिंग करना पड़ेगा वहाँ से, अपने अटैक बॉक्स से, क्योंकि मैं कनेक्ट तो हूँ नहीं इनसे डायरेक्ट। मैं पिंग करता हूँ यहाँ से।
देखिए इस टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है कुछ, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके बारे में ये थोड़ी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या मतलब है, तो हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसको रोक देता हूँ मैं। चलिए यहाँ पर ये चीज़ क्या है कि ये साइज़ है जो रिप्लाई आया है, रिप्लाई का साइज़, ये आईपी एड्रेस है कहाँ से रिप्लाई आया है, ठीक है ना। और ये टीटीएल वैल्यू आपको मिल रही होगी, टाइम मिल रही होगी। टाइम मतलब कितने देर में रिप्लाई आया है, कितने मिली सेकेंड में, ठीक है। और टीटीएल वैल्यू यहाँ पर इसका मतलब होता है टाइम टू लिव। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग तुरंत अभी नहीं समझेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग ट्रेस राउट के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग समझेंगे इसको। लेकिन इसको नोटिस कर रखिएगा कि यहाँ पर टीटीएल एक वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं है पिंग में। बाकी आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ दी हुई है। यहाँ पर वही दिया हुआ है कि पिंग का इस्तेमाल इसी बेसिक काम के लिए होता है कि मतलब आपका, हाँ, अगर कोई होस्ट रीचेबल नहीं है तो इस तरीके का आपको एरर मिलता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। मतलब आपने ऐसा कोई आईपी डाल दिया जो आपके नेटवर्क में नहीं है, आप उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, या वो सिस्टम ही डाउन है, ठीक है, तो इस तरीके का आपको जो है एरर मिलता है। तो पिंग का वही यूज है बस चेक करने के लिए। आप एनमैप या ऐसा कोई टूल यूज करते हैं तो वो भी बाय डिफॉल्ट पहले पिंग करके चेक करता है कि सिस्टम चालू है भी कि नहीं, ठीक है। इसलिए कई बार आपको सजेस्ट किया जाता है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, दिया होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं, हाँ देखिए, द फायरवॉल might be a piece of software running on the system itself or separate network। यहाँ पर लिखा हुआ है firewall is configured to block such packet, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि फायर जो वॉल होता है, फायरवॉल जो मतलब चाहे आपके सिस्टम में ही हो या कोई एक्सटर्नल नेटवर्क में फायरवॉल लगा हो, वो आपके पिंग रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है और आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो आपका सिस्टम है वो बंद पड़ा हुआ है, पर सिस्टम बंद नहीं पड़ा है, ठीक है। जैसे एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो फायरवॉल है वो बाय डिफॉल्ट पिंग को ब्लॉक कर देता है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कई बार आपके यहाँ पर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन रहती है, मतलब नेटवर्क के ये सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसको प्राइवेट नेटवर्क की तरह ट्रीट करना है या पब्लिक नेटवर्क की तरह। तो उसके लिए अलग अलग रूल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पिंग है वो ब्लॉक भी हो सकता है। तो ऐसे में ये मैंने क्यों बताया आपको, ये मैंने इसलिए बताया कि कई बार आप जब स्कैन कर रहे होते हैं विंडोज सिस्टम पे, आप जो है एनिमेशन कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप एनमैप से करते हैं और वो आता है कि पोर्ट वो क्या है सिस्टम डाउन, तो वो स्कैन नहीं करता है। ऐसे में एनमैप का स्विच आता है, ठीक है। उस स्विच का इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हैं, शायद डैश पीएन या डैश एसएन स्विच रहता है, देख लेते हैं इसको भी। जो पिंग इस पिंग करेगा ही नहीं, मतलब मान लेगा कि सिस्टम लाइव है ऑलरेडी, देख लेते हैं, ये देखिए, हाँ पीएन ही है। ट्रीट ऑल होस्ट एज ऑनलाइन, ठीक है। स्किप होस्ट डिस्कवरी, इसमें क्या होगा कि पिंग का रिप्लाई करे चाहे मत करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे चीज़ों का जरूरत आपको पड़ सकता है जब आप विंडो सिस्टम को स्कैन कर रहे हैं और वो एनएफ स्कैन नहीं कर रहा है तब, ठीक है। चलिए, तो व्हाट ऑप्शन वुड यू यूज टू सेट द साइज ऑफ डेटा कैरिड बाय द आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट। आपको आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट कितना बड़ा भेजना है, कितने साइज वाला, वो आप सेट कर सकते हैं। तो लिनक्स में एस से होता है, ये आंसर पहले ही हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हो सकता है डॉस अटैक और ऐसी जगह पे, अगर आपको एक लिमिट से ऊपर का साइज़ का भेजना है पैकेट तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में कभी देख लेंगे, पर वही चीज़ है कि आप सेट कर सकते हैं साइज़ अपने मन से, ठीक है, इको रिक्वेस्ट का जो आपको भेजनी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ द आईसीएमपी हेडर इन बाइट्स। आईसीएमपी हेडर का साइज क्या है यहाँ पर, देख लेते हैं कितना आता है, 64 बाइट आता है, देख लेते हैं 64 को। चलिए आईसीएमपी हेडर को पूछ रहा है, नहीं ये पूरे पैकेट को नहीं पूछ रहा है। हेडर का साइज मेरे ख्याल से यहीं कहीं दिया हुआ होगा, देख लेते हैं हम लोग। दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो गूगल कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए इसको गूगल कर लेते हैं जल्दी से। आईसीएमपी हेडर साइज 8 बाइट्स, ठीक है। चलिए 8 बाइट आंसर होगा इसका। ऐसी चीज़ों में आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब हर चीज़ याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। यहीं पे दिया ही होगा, यहीं कहीं हमने पूरा पढ़ा नहीं है अच्छे से, तो कोई इशू नहीं है। चलिए, डज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फायरवॉल ब्लॉक पिंग बाय डिफॉल्ट। करता है, मैंने भी आपको बताया फायरवॉल के बारे में, ठीक है। और ये नहीं भी करता तो आपको ये कॉन्सेप्ट बताना चाहिए कि ऐसा होता है, ताकि अगर कहीं से पिंग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% सिस्टम ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। ये आपको समझना जरूरी है। चलिए, डिप्लॉय द वीएम फॉर दिस टास्क यूजिंग द टाइप ऑफ इशू द कमांड इतना। ये कमांड देनी है हमें, इस आईपी एड्रेस को पिंग करना है हमें 10 बार, ठीक है। हाउ मेनी पिंग रिप्लाई डिड यू गेट, इसको हमें 10 बार यहाँ पर पिंग करना है और बताना है कि कितने रिप्लाई हमें आए हैं। चलिए अगर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ये काउंट भी आपके लिए कर ही देता है कितने रिप्लाई है। वेट करते हैं इसको एंड होने का। चलिए टोटल 10 रिप्लाई हमें मिल गए हैं, 10 पैकेट ट्रांसमिट, 10 हमने भेजे थे, 10 रिसीव, मतलब सारे मिले हैं, 0% पैकेट लॉस, क्योंकि कुछ तो लॉस हुआ नहीं, ठीक है। चलिए तो 10 हमें रिप्लाई मिले हैं, और यही होना भी चाहिए नॉर्मल केस में, अगर आपको पिंग वर्क कर रहा है तो जितने भी हर पैकेट है सारा रिस्पॉन्स आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब ट्रेस रूट के बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रेस रूट काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और कमाल की चीज़ है, ठीक है। अब ट्रेस रूट कमांड क्या होता है, ट्रेस रूट कमांड आपका एक तरीके से रूट जो होता है उसको ट्रेस करने के लिए काम आता है। ये तो आप आराम से समझ रहे होंगे, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके सिस्टम को, आपके डिवाइस को किसी दूसरे सिस्टम को रीच करना है, तो जरूरी नहीं कि डायरेक्टली रीच कर ले, वो कई सिस्टम के थ्रू होते हुए जा सकता है, ठीक है ना। तो जो बीच में जितने भी सिस्टम राउटर चीज़ें पड़ेंगी, ठीक है, उन सबके आईपी एड्रेस को आपको बताता है ये कौन, ट्रेस रूट कमांड, उनको ट्रैक करने का काम करता है। तो अब ये ट्रैक करने का काम कैसे करता है, पहले इसके लिए मैं आपको कुछ एक दो टर्म से रूबरू करा देता हूँ। पहला टर्म हॉप, ठीक है। हॉप्स मतलब आपके राउटर ही आते हैं, ठीक है, जो बीच में आपके पड़ रहे हैं, मतलब आपकी और टारगेट डिवाइस डेस्टिनेशन के बीच में जो राउटर्स पड़ रहे हैं उनको आप हॉप्स कह सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जो है टीटीएल का कॉन्सेप्ट। तो पहले इसको हम लोग करके देखते हैं थोड़ा सा। अगर आपको यहाँ पर ये लिनक्स में यूज़ करना है तो आपको ट्रेस रूट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वही चीज़ अगर आपको विंडोज़ में करनी है तो आप ट्रेस आरटी लिखते हैं। मैक में भी वही चीज़ है, मतलब ट्रेस रूट वाली, ठीक है। तो ये कमांड के बस नेम में अंतर है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं ओपन करता हूँ मान लीजिए विंडोज़ में, ठीक है। विंडोज़ में लिखना क्या है, ट्रेस आरटी। और मैं यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस लिखता हूँ, या मैं लिख देता हूँ tryhackme.com। यहाँ पर ये क्या आ रहा है हमारा, ये तो इस टाइम आ रहा है आईपी वर्जन 6, ठीक है। हमें आईपी वर्जन 6 नहीं देखना है, हमें आईपी वर्जन 4 खोजना है। तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं डिफरॉन इसके लिए, सॉरी, अपने सर्किट ट्राई करते हैं। चलिए यहाँ भी वही आ रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसके लिए है कोई हेल्प होगा इसमें सेट करने के लिए, ताकि हमें सिर्फ आईपी वर्जन 4 मिले। देख लेते हैं क्या है। ओके ठीक है, -4। हमें अगर आपको सिर्फ IP4 यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं करूँगा diffronic.com-4। चलिए ऑप्शन पहले देना है, इसका मतलब है हमें सिर्फ आईपी वर्जन 4 से ही चेक करना है। चलिए अब हमें आईपी वर्जन 4 ही मिलेगा बस। ये हमारा diffronic.com है, इसका आईपी एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस आईपी एड्रेस को रीच करने के लिए बीच में कौन कौन से राउटर्स पड़े हैं ये उसके बारे में बता रहा है आपको। तो उसको पहले कंप्लीट होने देते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ, आगे में समझाता हूँ उसके बारे में। थोड़ा लंबा होने वाला हो सकता है, ये 5 6 8 10 तक भी जा सकता है। फिलहाल आपको समझिए कैसे हो रहा है। हमारा जो पैकेट है वो इससे होते हुए इस पे जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके नीचे नीचे जा रहा है। फाइनल आप देखेंगे कि डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। हमारे डेस्टिनेशन का आईपी क्या है, ये है, ठीक है। तो ये देखते रहेंगे फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंचता है। थोड़ा और वेट करते हैं हम लोग, अभी तो हो ही रहा है। इसके आउटपुट को हम लोग पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे, ठीक है। अभी होता है आपको समझ में ना आ रहा हो कि ये 3 टाइम क्या दिया हुआ है, स्टार क्या आ रहा है जो नीचे आ रहा है अभी, तो समझेंगे इसको, ठीक है। ये एक वही चीज़ है कि मतलब कैसे डिवाइस के थ्रू जा रहा है, बीच में कौन कौन डिवाइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको पूरा लेते हैं तो मैं आपको टीटीएल समझाता हूँ, टीटीएल क्या होता है। यहाँ पे टीटीएल का इस्तेमाल होता है बेसिकली, डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब टीटीएल का फुल फॉर्म होता है टाइम टू लिव, ठीक है। अब ये सुनने में तो कोई लग रहा है कि टाइम के बारे में बता रहा होगा, लेकिन ये टाइम क्या नहीं बता रहा है। बेसिकली ये एक वैल्यू है जो बताती है कि कितने हॉप्स यानी डिवाइस राउटर्स के बीच से आपका जो है पैकेट वो जा सकता है ड्रॉप होने से पहले। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपका डिवाइस ए है और आपको डिवाइस बी तक रीच करना है, ठीक है। मैं नोटपैड में दिखाता हूँ आपको। आपका यहाँ पर जो है डिवाइस ए है और आपको डिवाइस बी को रीच करना है, ठीक है ना। और डिवाइस को बी को रीच करने से पहले आपके पास 1 2 3 4 और 5 राउटर बीच में पड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब डिवाइस ए से पैकेट निकलेगा, 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा और फिर बी पे जाएगा, ठीक है। अब टीटीएल वैल्यू कहाँ काम आती है, जब ए कोई पैकेट भेजेगा तो एक टीटीएल सेट करके भेजेगा। मान लीजिए इसने टीटीएल सेट किया 8, ठीक है। तो अब क्या होगा जब टीटीएल वही जब टीटीएल वैल्यू जो है, इसको मैं एक और स्पेस दे देता हूँ, हाँ ठीक है। अब ये टीटीएल 8 सेंड हुआ। अब जब ये राउटर 1 के पास पहुंचा, ठीक है, इसको स्पेस कर देते हैं थोड़ा ताकि दिक्कत ना हो, आपको समझ में आए अच्छे से। चलिए जब ये राउटर 1 के पास पहुंचा पैकेट आपका, ठीक है, तो टीटीएल की वैल्यू 1 घट जाएगी। टीटीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, ठीक है। टीटीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। अब टीटीएल की वैल्यू 7 है। अभी चेक करेगा कि क्या मैं ही वो डेस्टिनेशन हूँ, तो नहीं, ये डेस्टिनेशन नहीं है। कहने का मतलब कि जिसके लिए पैकेट भेजा गया था क्या ये वही डेस्टिनेशन है, नहीं है। तो ये इस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा आगे, ठीक है। अब ये पैकेट यहाँ पहुंचा, अब ये भी चेक करेगा क्या मैं डेस्टिनेशन हूँ, नहीं, तो ये भी टीटीएल को एक कम कर देगा, ठीक है। यहाँ पर टीटीएल क्या हो जाएगा, इसने एक कम किया, ठीक है। मतलब यहाँ से जब पहुंचा इसके पास, तो इसके पास 80 है एक तरीके से, कहने मतलब इसके पास तो 80 था, ठीक है। इसने उसको 7 कर दिया, ठीक है। टू टू के पास क्या पहुंचा, 7 पहुंचा, तो 2 ने उसको 6 कर दिया, ठीक है। 3 के पास क्या पहुंचा, 6 पहुंचा, 3 ने उसने क्या कर दिया, 5 कर दिया। 4 के पास 5 पहुंचा, इसने क्या उसको कर दिया, 4 कर दिया। और 5 के पास क्या पहुंचा, 4 पहुंचा, उसने क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। और ये 3 जब इसने कर दिया तो करके इसने आगे भेजा, तो बी के पास क्या पहुंचा, बी के पास पहुंचा 3, ठीक है। तो बी उसको 2 करे चाहे मत करे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बी डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो बी के पास पैकेट पहुंच गया। मतलब हर एक राउटर जो बीच में पड़ा उसने टीटीएल को एक एक कम करते गया, ठीक है। अब यहाँ पर इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, अगर अगर ये टीटीएल की वैल्यू 8 ना होके मान लीजिए टीटीएल की वैल्यू होती है आपकी 4, ठीक है, टीटीएल वैल्यू आपकी क्या होती 4, तो यहाँ पर क्या होता, कौन से बदल जाता, कैसे कहता हूँ आपको, ये ऐसे बदल जाता कि टीटीएल 4 था, ठीक है। जब 1 के पास पहुंचता तो टीटीएल रहता 3, सॉरी टीटीएल रहता 4, ठीक है। टीटीएल 4 रहता 1 के पास, और वो टीटीएल क्या करता, 1 क्या करता उसको 3 कर देता, ठीक है, भेजने के लिए। तो 1 के पास तो 4 ही रहता, ठीक है। 2 के पास क्या रहता, 3 रहता, इसके पास क्या रहता, 2 रहता, इसके पास रहता 1 रहता, और इसके पास क्या रहता, इसके पास जब वो आता तो फाइनली वो 0 हो जाता, ठीक है। क्या हो जाता, 0 हो जाता। अब जब वो 0 हो गया तो पैकेट वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। अगर टीटीएल आपका 0 हो गया, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा, तो पैकेट वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ से ये वाला डिवाइस आपको ए को, आपकी डिवाइस ए को यानी ओरिजिनल सोर्स को एक वो भेजेगा, क्या नाम है,
एक रिप्लाई भेजेगा, ठीक है, बताते हुए कि जो है दिक्कत हो गई है और पैकेट जो है छोड़ दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। इसको कुछ ट्रांसलेट करके एरर कहते हैं, ऐसे कुछ देख लेते हैं, नाम इसका कुछ यहीं पे दिया होगा, चलिए देख लेंगे वो चीज़। तो वही मतलब है, ये आपको इस तरीके से काम करता है। जैसे यहाँ पे डायग्रामेटिक दिखाता हूँ मैं, टीटीएल यहाँ पे क्या था, 64 था, ठीक है, यहाँ सेंड हुआ 64 था टीटीएल, अगले डिवाइस पे जाके अगले राउटर पे जाके 63 हो गया, फिर जाके 62 हो गया, 61 हो गया और 60 होते पहुंच गया, ठीक है। इस तरीके से एक ही टीटीएल गिरते रहता है। अब देखिए, हाउएवर इफ टीटीएल रीचेस 0 इट विल बी ड्रॉप्ड, ठीक है, एंड एन आईसीएमपी टाइम टू लिव एक्सीडेड वुड बी सेंड, कहा था ना टाइम टू लिव, एक एरर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये वही डिवाइस भेजेगा जहां से ड्रॉप हुआ है, ठीक है ना। चलिए, अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है ट्रेस रूट में, ट्रेस रूट की वर्किंग पे आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेस रूट क्या करता है, ट्रेस रूट देखिए यहाँ पर मैंने इसको ट्रेस रूट किया था और फाइनल हम वहां तक पहुंच गए, ठीक है, ये बीच में सारे राउटर आ गए, ठीक है। अब इसका मतलब समझाता हूँ एक एक करके आपको। इसने क्या किया, इसने पहले सबसे पहले क्या किया, ट्रेस रूट की वैल्यू ही 1 सेट कर दी, ठीक है। यहाँ पर ये इसका आउटपुट देखेंगे इसको भी अभी। इसने क्या किया, अगर ट्रेस रूट की वैल्यू हम 1 सेट कर दें तो क्या होगा, पहले ही अगर ट्रेस रूट की वैल्यू हम 1 सेट कर दें, जब वो दूसरे डिवाइस में जाएगा, मतलब सामने डिवाइस में जाएगा, तो वहां जाकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो डेस्टिनेशन नहीं तो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, तो वो रिस्पॉन्स करेगा। तो पहले पहला वाला डिवाइस रिस्पॉन्स किया, हमें उसका आईपी मिल गया, फिर हम टीटीएल 2 करके भेज देंगे। अब पहला वाला ड्रॉप नहीं करेगा, दूसरा वाला डिवाइस को ड्रॉप कर देगा, तो दूसरे वाले पे हमें दूसरे वाले का आईपी मिल गया, फिर हम टीटीएल 3 कर देंगे। अब तीसरा डिवाइस उसको ड्रॉप कर देगा, तीसरे का आईपी मिल गया, क्योंकि जो भी ड्रॉप करेगा वो रिस्पॉन्स भेजेगा कि टीटीएल टाइम एक्सीडेड, ठीक है। जब टीटीएल एक्सीडेड तो जब रिस्पॉन्स करेगा तो अपने आईपी के साथ ही रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो आपको उस डिवाइस का आईपी मिल जाएगा, ठीक है। यही काम यहाँ पर हो रहा है। हमने टीटीएल 1 सेट किया, इसका रिस्पॉन्स मिला, टीटीएल 2 सेट किया, इसका रिस्पॉन्स मिला, 3 4 5 6 7 ऐसे करके हमने टीटीएल बढ़ाते गए, ठीक है। तब तक बढ़ाते गए जब तक हमें फाइनल डेस्टिनेशन हमारी रीच नहीं हो गई। इस तरीके से हमें बीच के साइड डिवाइस का जो है पता मिल गया। अब इनका क्या मतलब है, ये जो तीन तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, ये इधर ये जो नीचे है ये 1 2 3 4 ये तो हॉप नंबर है, ठीक है। ये हर एक रिक्वेस्ट में 3 3 पैकेट भेजता है, ठीक है ना। हर एक रिक्वेस्ट में 3 3 पैकेट भेजता है। इसका रीजन ये कि कभी कभी होता है एक आध पैकेट में कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, और आपको एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है, उसके लिए ये 3 पैकेट भेजता है, ठीक है, 3 बार ट्राई करता है। मतलब एक हॉप पे ये 3 पैकेट भेज रहा है, तो ये पहले पैकेट का टाइम है, दूसरे पैकेट टाइम है और तीसरे पैकेट टाइम है, ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम। तो ये वही चीज़ है, 3 पैकेट भेजता है, इसलिए आपको यहाँ पर 3 टाइम मिल रहा है, ठीक है। ये स्टार क्या होता है, अब ये स्टार का मतलब है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है कि आपका ये टाइम नहीं आ पाया है, ठीक है ना। होता है आपका कभी कभी एक ही स्टार आए, बस दूसरी 2 स्टार आए, तीनों पे ना आए, मतलब एक बार आ गया 2 बार काम नहीं किया, ठीक है। और अगर तीनों स्टार आ रहा है मतलब, और यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड मतलब इसका आईपी आपको नहीं मिला, बीच में यहाँ पे एक हॉप होगा, इसका आईपी आपको नहीं मिला, तो ऐसा तब होता है, ठीक है, जब आपका कई बार ऐसा होता है कि आपके डिवाइस सेट होता है कि अगर आपका यहाँ पर कोई पैकेट ड्रॉप हो रहा है तो फायरवॉल की वजह से हो चाहे जैसे भी हो, उसको रिस्पॉन्स करना ही मना है। कहने का मतलब डिवाइस सेट किया गया है कि भाई तुमको रिस्पॉन्स नहीं करना है, ठीक है। तो इस केस में वो ट्रेस रूट से बच जाएगा। तो यहाँ पे वही लिख के आ रहा है कि रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये बताएगा कैसे आपको, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि ठीक है, बीच में कुछ डिवाइस था जिसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसा भी केस आपको एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन अगर इसके बाद एकदम रुक जाए, इसका मतलब काम ही नहीं हो रहा है, आपका डेस्टिनेशन पहुंची नहीं, मतलब डेस्टिनेशन रीचेबल नहीं है, लेकिन इसके बाद आपका काम हुआ आगे का, ठीक है, इसका मतलब डेस्टिनेशन रीचेबल थी, क्योंकि डेस्टिनेशन तो रिप्लाई करेगा ही ना। डेस्टिनेशन को एरर रिपोर्ट नहीं करना है, डेस्टिनेशन को बताना है कि मेरे को पैकेट मिल गया, ठीक है। तो वो तो रिप्लाई जो है आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि लिनक्स में जो है ये ट्रेस रूट जो है लिनक्स का, वो आपका यूडीपीयू पैकेट यूज करता है, ठीक है। और वही चीज जो आपका विंडोज में है वो आपका आईसीएमपी यूज करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिनक्स में भी दिखाता हूँ आपको करके। ट्रेस रूट मान लीजिए हम लोग करते हैं कोई सिंपल सा आईपी एड्रेस, चलिए यही कर देता हूँ मैं, ये अपनी सेट कर लेते हैं, सॉरी। मैं भी आपको टीटीएल से खेल के भी दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको उसका भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसको ऑन देते हैं पहले, स्टार्टिंग की डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, कभी कभी इशू भी हो जाता है, इसके वजह से नहीं हो पाता ये। अब दूसरी साइड में ट्राई कर लीजिए, नहीं तो फिर आप विंडोज में ट्राई कर लीजिए। देखते हैं इसका आता है कि नहीं आता है। चलिए फिलहाल मेरे डब्ल्यू में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब काली में करेंगे तो हो जाएगा आपका। रिस्पॉन्स वही रहेगा, सिमिलर ही रहेगा। यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। वही चीज़ है, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे टाइम 3 टाइम दिए हुए हैं, और वही मतलब है सारा, यहाँ पे कुछ नया उसमें नहीं है, ठीक है। कमांड की वर्किंग और चीज़ें सेम ही रहेंगी, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। अब इसका यूज वही है, नंबर ऑफ हॉप्स को पता करना कि बीच में कितने डिवाइस है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जरूरी नहीं है कि हर बार पाथ आपका सेम ही हो, पाथ आपका चेंज होता रहता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है पाथ, ठीक है। जिसमें आपको सोचना नहीं है कि पाथ जो है दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। पाथ आपका चेंज हो सकता है, उसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आपका हर बार सेम ही रिस्पॉन्स आए, पाथ और रिस्पॉन्स आपका चेंज हो सकता है, ठीक है ना।
चलिए इसे भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। चलिए यहाँ पर रिस्पॉन्स आपका आ गया तुरंत ही, ठीक है। इससे यहाँ पर आपको दिया हुआ है वही रिस्पॉन्स कि आपका शॉप का आईपी क्या है और टाइम क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई है। स्टार मतलब यहाँ पे वही सेम चीज़ है जो मतलब वहाँ पे था, ठीक है। ये भी आपके 3 पैकेट जो है भेज कर ट्राई कर रहा है बार बार, ठीक है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रेस रूट ए व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द लास्ट राउटर होप। लास्ट राउटर हॉप का आईपी एड्रेस देखना है हमें। ये ट्रेस रूट ए है, ठीक है। इसने 2 बार ट्रेस रूट किया है, चलाया है और दिखाया है कि दोनों अलग अलग पाथ हुआ है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सेम ही पाथ फॉलो हो हमेशा, इतना जरूरी है आपके लिए। तो ट्रेस रूट ए में आपका ये वाला आईपी एड्रेस है लास्ट। कॉपी कर लेते हैं इसको, लास्ट हॉप यही है हमारा। पेस्ट कर देता हूँ उसको मैं, ये सही है। इन ट्रेस रूट बी व्हाट इज आईपी एड्रेस ऑफ द लास्ट राउटर हॉप। इसका भी लास्ट बताना है ट्रेस रूट का। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चलिए इन ट्रेस रूट बी हाउ मेनी राउटर्स आर बिटवीन द टू सिस्टम। ट्रेस रूट बी में, ठीक है। ट्रेस रूट बी में हमारा कितने हैं टोटल, 26। 26 हॉप हमारे हैं बीच में, सॉरी 26। चलिए यहाँ पर एक टास्क देख लेते हैं। स्टार्ट द टेस्ट वीएम फ्रॉम टास्क 3 इफ नॉट ऑलरेडी स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट तो हमने कर रखी है ऑलरेडी, हमें आईपी मिल चुका है ये। रन ट्रेस रूट इतना, ठीक है। हमें ये करना है चेक हाउ मेनी राउटर हॉप्स आर बिटवीन। हमें यहाँ से ट्रेस रूट चेक करना है कितने सारे बीच में है। हम ट्रेस रूट करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। डायरेक्टली हो गया एक, यानी कोई भी नहीं है। चलिए एक ही राउटर है बीच में, ठीक है। कंप्लीट कर देते हैं इसको। आंसर चाहिए ही नहीं इसमें, इंड का ही क्या मतलब है, वही होगा। चलिए इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई है ही नहीं बीच में, डायरेक्टली एक्सेसिबल है यहाँ से। ट्रेस रूट के बारे में समझ गए होंगे कैसे काम करता है। ट्रेस रूट का आउटपुट का मतलब क्या होता है और ट्रेस रूट मतलब टीटीएल वैल्यू क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही था, ठीक है। क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो आपको ट्रेस रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप नेटवर्क पर टेस्ट कर रहे होंगे तब आपको जरूरत पड़ सकती है ट्रेस रूट की, ठीक है। या आप नेटवर्क आर्किटेक्चर सुधारने के लिए, वही मेन यूज है ट्रेस रूट का जो भी है। चलिए सब कुछ कर देता हूँ अभी मैं। ये सब आपके एक्टिव कॉन्सेप्ट में आता है, आप समझ सकते होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ों में हम लोग डायरेक्टली अपने टारगेट से ही इंटरेक्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। कोई पैसिव सोर्स नहीं है हमारा, ठीक है। जो भी तरीका है वो एक्टिव ही है, एक्टिवली ही हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। चलिए क्लोज करता हूँ उसको मैं अभी। हाँ एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर करके, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए डिटेल वाला कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पर पिंग करते हैं, ठीक है। पिंग के यहाँ को ढेर सारे हेल्प के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डैश आई, जिसमें आप कस्टम टीटीएल वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ यहाँ पर पिंग डैश आई, ठीक है। और टीटीएल वैल्यू सेट करता हूँ मान लीजिए 10, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, tryhackme.com को पिंग करता हूँ। ये रुकिए, diffronics.com को ही पिंग कर देते हैं। तो देखना पड़ेगा हमें पिंग के लिए, अगर हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाए एक बढ़िया तो, ठीक है। डैश 4 यहाँ भी चलता है ये ऑप्शन। चलिए पिंग करते हैं हम लोग इसको, diffronics.com को। चलिए देखिए यहाँ पर पिंग हो रहा है बढ़िया से, ठीक है। अब हम लोग इसको, जब हमने ट्रेस रूट मेरे ख्याल से कर रखा है ऑलरेडी, क्या है यहाँ पर, चलिए कोई नहीं। इसको हमें क्या करना है, मैं इसको दिखाऊंगा ट्रेस रूट करके। क्यों कर रहा हूँ ट्रेस रूट बताऊंगा अभी आपको मैं। सॉरी, ट्रेस आरटी होगा ना इसमें, तो ये विंडोज है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको, अरे यार, इसमें भी डैश 4 लगा लेते हैं ताकि हम IP वर्जन 4 ही देख सकें। अब देखिए मैं आपको ये क्यों कर दिखा रहा हूँ बताता हूँ जस्ट आपको भी। हम लोग यहाँ पर कस्टम टीटीएल वैल्यू करके आपको दिखाऊंगा मैं पिंग करके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फिलहाल एक दो, 2 हॉप आ गया। आगे बढ़ देते हैं इसको थोड़ा सा, 3 हॉप आ गया, ठीक है। मतलब आपको कम से कम 4 हॉप यहाँ पर आ गया, मतलब आपको कम से कम 4 टीटीएल वैल्यू सेट करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। इसको ध्यान देते हैं। चलिए मैं इसको रोक देता हूँ यहीं पे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर पिंग में कस्टमाइज करके दिखाऊंगा। पिंग यहाँ पर हम पिंग कर रहे हैं इसको, different.com को बढ़िया से पिंग हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रोक देता हूँ, ठीक है। अब रोक के क्या करूंगा, यहाँ पर टीटीएल वैल्यू को चेंज करूंगा। ये करूंगा डैश आई, और टीटीएल वैल्यू यहाँ पर 10 दे देता हूँ मान लीजिए। तो अभी तो वर्क करना चाहिए, मैं एंटर करता हूँ, क्योंकि 10 तो बहुत है, ठीक है। मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा तो नहीं है उसमें, तो अगर 10 से ज़्यादा होगा तो फिर टाइम आउट हो जाएगा। टाइम आउट हो ही गया ये ऑलरेडी। इसको बढ़ाते हैं टीटीएल वैल्यू को, इसको मैं 30 कर देता हूँ। अब ये बढ़िया से पिंग होगा, देखिए आराम से पिंग हो रहा है, ठीक है। क्योंकि टीटीएल वैल्यू कम पड़ जा रही है, जो 10 वैल्यू है, 10 से ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। 10 का 11 करता हूँ मैं, देखिए टीटीएल एक्सपायर्ड इन ट्रांजिट, ठीक है। मतलब कम पड़ जा रहा है। और ये यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है कि कहाँ से वापस आया है पैकेट। ये आपका 11वां हॉप है, ठीक है। इसको मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है। फिर अब यहाँ पर एक आपको आगे का आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। इसको 13 कर देते हैं हम लोग, देखिए अलग आईपी आपको मिल रहा है, ठीक है।
हर बार अलग रूट हो रहा है, इसलिए आपको ये 2 बार में सेम मिल गया, ठीक है। जरूरी नहीं आपका हर बार हॉप नंबर सेम रहे, हॉप नंबर आगे पीछे होता रहेगा, पर इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं पता, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि कैसे यूज हो रहा है। और ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये हो सकता है सोच रहे हो कि डिटेल 51 क्यों लिखा है, अगर आपने कस्टम डिटेल दिया हुआ है तो ये रिस्पॉन्स का डिटेल है, ठीक है, जो वहां से आ रहा है ताकि आप तक पहुंच सके। ये आपका डिटेल नहीं है, जो रिस्पॉन्स आया है उसने भी तो कोई डिटेल सेट किया होगा, हर पैकेट में डिटेल सेट रहता है। अगर नहीं सेट रहेगा तो पैकेट इन्फाइनेटली इंटरनेट पे घूमते रहेंगे, ठीक है। तो पैकेट कभी ना कभी खत्म होना है, तो कहाँ पे खत्म हो रहा है वो डिटेल बताएगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम है टाइम टू लिव। भले ये डायरेक्टली टाइम पे नहीं बताता टाइम चीज के बारे में, लेकिन इस तरीके से ये उसी से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो 51 ये इसीलिए लिखा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको कि ये क्यों यूज हो रहा है डायरेक्टली लिए। इसको अपने नेटवर्क में ट्राई कीजिएगा, अपने नेटवर्क डिवाइस से और आउट ऑफ नेटवर्क डिवाइस में ट्राई करिएगा इसको, ट्रेस रूट को, ठीक है। चलिए टेलनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर टेलनेट कहाँ से आ गया, ये सब मतलब पिंग ट्रेस रूट यूटिलिटी थी, यूटिलिटी के बीच में ट्रेस मतलब टेलनेट क्या कर रहा है, तो प्रोटोकॉल है ना। तो इसका यूज बताता हूँ आपको क्यों यहाँ पर दिया हुआ है। इसका यूज ये दिया हुआ है कि टेलनेट एक बेसिक टाइप का प्रोटोकॉल ही है जो नॉर्मल टीसीपी कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, कमांड लाइन से। लेकिन इसका इस्तेमाल हम और भी सर्विसेज को करने के लिए कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि टेलनेट से हम टेलनेट पे ही कनेक्ट करें। टेलनेट एक सिंपल सा मतलब क्योंकि ऑथेंटिकेशन का कुछ यूज कर नहीं रहा है, जिससे ये बहुत खास अलग हो गया किसी प्रोटोकॉल से। तो बेसिक दूसरे सर्विसेज के लिए भी हम लोग टेलनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम लोग एचटीटीपी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जो खास एनक्रिप्टेड नहीं है। करके दिखाता हूँ आपको ये चीज़ भी मैं। मेरे यहाँ पर WSL में टेलनेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, रन करता हूँ पहले मैं, टेलनेट यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टेलनेट से कनेक्ट करूँगा। मान लीजिए मैं google.com पे कनेक्ट करना चाहता हूँ। आपको आईपी लिखना है, फिर आपको पोर्ट लिखना है। टेलनेट पे इस आईपी या होस्ट नेम जो भी लिख सकते हैं, फिर पोर्ट, इसमें मुझे कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट हो गया यहाँ पर। अब ये वेट कर रहा है मेरे इनपुट के लिए। तो HTTP का जो बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट का, वो इस तरीके से शुरू होता है, ठीक है ना, कि आपको गेट रिक्वेस्ट करनी है स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी होम पेज जो भी हो HTTP 1.1 वर्जन से, ठीक है। याद होगा जब मैंने आपको यहाँ पर सर्वर रन करके दिखाया था, फिर करके दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि इसको देख लीजिए, मैं आगे यूज़ करूँगा इसको। तो मैंने इसी समय के लिए बोला था उसको कि यहाँ पर ये हो रहा है लोकल होस्ट 80 पे। अगर कोई लोकल होस्ट का पोर्ट 1000 मतलब पोर्ट 8000 एक्सेस करता है, तो मुझे यहाँ पर जो लॉग्स मिलेंगे, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट क्या की गई है, गेट होम पेज 1.1, ठीक है, ये रिक्वेस्ट की गई है और 200 रिस्पॉन्स रहा है इसका। तो रिक्वेस्ट इतनी ही है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्टली भेज सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सर्वर का होम पेज जो भी होगा। तो मैं गूगल का होम पेज लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा गेट स्लैश HTTP/1.1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी अपना एक एंटर करके आप यहाँ पर और लिख सकते हैं, जैसे आप लिख दीजिए होस्ट, ठीक है, google.com, जो भी चाहिए आप दे सकते हैं हेडर। और सारा हेडर देने के बाद आपको डबल एंटर करना है, ठीक है, डबल एंटर, तो आपका रिक्वेस्ट भेज दिया जाएगा। देखिए रिस्पॉन्स आया है करंटली, ठीक है। चूंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, मतलब यूजर एजेंट और ये सब चीज़ें, तो गूगल जैसे वेबसाइट में ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर पूरा रिस्पॉन्स जो हमारा नहीं आया है, ठीक है ना। रोक देता हूँ उसको मैं। चलिए ये चीज़ ट्राई करते हैं फिर ट्राई एक्टिंग पे भी। देखिए यहाँ पर इस तरीके से रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है, बैड रिक्वेस्ट हो गई यहाँ पर। दोबारा करते हैं, मेरे ख्याल से इनको होस्ट भी चाहिए। लेकिन ये मैं कर क्यों रहा हूँ बताऊंगा अभी आपको मैं, करने का मतलब क्या है इसको। यहाँ पर मूव टू रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे आपको जो बेसिक हेडर थे वो मिल गए, ठीक है। यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर में यूजर आई है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो यार आपको सर्वर कौन सा यूजर है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये बेसिक काम होता है, मतलब आपका ओवरऑल ये सिर्फ जो है बैनर ग्रैबिंग के ही काम आता है मेन, ठीक है। इसे मैं कनेक्ट करके, ये तो मैं सिर्फ पोर्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर मिल जा रहा है क्लाउडफ्लेयर है, ठीक है। और इस तरीके से आपको सर्वर की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इसमें, ठीक है, कि वही काम करता है। आप उसको अलग अलग सर्विस भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ भी ये वर्क कर रहा हो टेलनेट को, ठीक है। तो आप टेलनेट भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेटास्प्लॉइट टेबल से मैंने करके दिखाया शायद आपको पहले, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो बैनर ग्रैबिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। मेन वही वर्क है इसका, एड्रेस को देखने में, बैनर ग्रैबिंग में। चलिए क्लोज कर देता हूँ मैं अभी के लिए। ओके, तो टेलनेट का वही एग्जांपल है, यहाँ पे भी वही चीज़ दी हुई है, कुछ खास नया नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर भी इन्होंने वही किया है, पोस्ट भेजा है और यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इनको एक रिस्पॉन्स मिल गया इंजन इसका सर्वर का वर्जन, ठीक है, इस तरीके आपको सर्वर के वर्जन मिल सकते हैं। तो ये सब काम होता है इसका, तो एक्टिवली इस तरीके से भी हम रिकॉल कर सकते हैं टेलनेट का इस्तेमाल करके, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। स्टार्ट द अटैच्ड VM फ्रॉम टास्क 3 इफ इट इज ऑलरेडी नॉट स्टार्टेड। स्टार्ट तो है ही, ठीक है। चलिए हमें क्या करना है, इस पे कनेक्ट करना है पोर्ट 80 पे, ठीक है। हमें टेलनेट के थ्रू इस आईपी के पोर्ट 80 पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट हो गया हमारा, हमें गेट रिक्वेस्ट भेजनी है। ये आ गया यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या मिल गया, अपाचे यूज हो रहा है, अपाचे का वर्जन हमें मिल गया। इसे कॉपी कर लेते हैं, यही आंसर देना है शायद। नेम बताना है सिर्फ, क्या कौन सा अपाचे है, ये वर्जन बताना है यहाँ पर।
चलिए ये भी हो गया। तो टेलनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से आप बैनर ग्रैबिंग के लिए, ठीक है। अब नेटकैट ऑल इन वन टूल, ठीक है, आपके ये सारे काम के लिए। ये भी एक टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करने वाला एक टूल ही है, नॉर्मल सा। ये मतलब आपके क्लाइंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, सर्वर की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या है कि इससे आप कनेक्शन भेज भी सकते हैं, इससे आप कनेक्शन रिसीव भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है आपका मैक्सिमम टाइम जब आप कोई सीटीएफ कर रहे होते हैं, आपको रिवर्स कनेक्शन लेना होता है, तो आप नेटकैट के थ्रू ही लेते हैं, ठीक है। या फिर आपको कोई बैकडोर भेज रहे हैं तो उसका कनेक्शन भी आप नेटकैट के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे नेटकैट से यहाँ पर कनेक्शन के बारे में दिया हुआ है कि आप मान लीजिए, मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर लिनक्स में नेटकैट मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसमें लिख देता हूँ मान लीजिए tryhackme.com के पोर्ट नंबर 80 यानी वेब सर्वर पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कनेक्ट हो चुका है। मैं लिखता हूँ गेट, यहाँ भी मैं वही काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे जो है इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है बैटरी के, क्योंकि मैंने पूरे हेडर नहीं दिए हैं, पर रिस्पॉन्स मिला ना। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं ट्राई एक्मी से, और आप लिसन भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई एक्मी से ही। इससे कुछ हेडर के बारे में मैं पहले बताता हूँ आपको, फिर समझेंगे आप अच्छे से। ये कुछ हेडर होते हैं जैसे डैश एल यानी लिसन मोड, यानी लिसन करना है, इसको एज सर्वर ऐड करना है, ठीक है। डैश पी, यहाँ से आप पोर्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। डैश एन न्यूमेरिक ओनली, डीएनएस रिजोल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। डैश वी वर्बस आउटपुट, तो इसको ओवरऑल लिख सकते हैं आप डैश एन वी एल पी या डैश वी एन एल पी करके लिख सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर काली दो बार ओपन करूंगा, ठीक है। डब्ल्यू एस एल है, दो अलग अलग टैब में इसको ओपन कर लूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं सर्वर चालू करूंगा, नेटकैट, ठीक है, एन वी एल पी पोर्ट 4444 मान लीजिए, ठीक है। देखिए लिसनिंग ऑन एनी 444, मतलब किसी भी इसमें जितनी भी आईपी सिस्टम है उसमें किसी भी आईपी पे अगर 4444 रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसके थ्रू कनेक्ट करूंगा, ठीक है, इसके थ्रू मैं कनेक्ट करूंगा। तो पहले आईपी देख लेते हैं, दोनों सेम ही है तो आईपी भी सेम ही रहेगा, ठीक है। ये आपका आईपी लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए, चलिए ये आईपी मान लेते हैं नेटकैट। इस आईपी पे पोर्ट नंबर किसने 4444 पे मुझे कनेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, कनेक्टेड, क्योंकि ये सर्वर था लिसनिंग मोड था तो कनेक्टेड यहाँ लिख के आ गया, और यहाँ इस तरीके से नॉर्मल आ गया है। अब मैं यहाँ से कुछ भेजता हूँ, मान लीजिए मैं गेट रिक्वेस्ट भेजूँ या कुछ भी भेजूँ, ठीक है, ये एज इट इज वहाँ जाएगी। चूंकि ये कोई सर्वर तो है नहीं जो रिस्पॉन्स करेगा, तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसमें ये भेजा, देखिए जो मैंने यहाँ भेजा वो यहाँ भी आ गया। अब यहाँ पे आप हाय हेलो कुछ भी लिखिए, जो यहाँ लिखेंगे वो वहाँ जाएगा और जो वहाँ लिखेंगे वहाँ जाएगा, ठीक है, एकदम चैट ऐप की तरह, चैट एप्लीकेशन की तरह, ठीक है। तो ये अगर सर्वर यहाँ पे अगर आपने सेट किया होता तो वर्क करता, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, मतलब आपका यहाँ से कम्युनिकेशन हो सकता है। ये यूज इसलिए मैंने करके दिखाया कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप रिवर्स शेल लेंगे नेटवर्क के थ्रू। जैसे अगर यहाँ पे आप कमांड भेजेंगे हुए हमारी, तो अभी तो ये एज इट इज आएगी नॉर्मल, ठीक है, यहाँ से भी एज इट इज आएगी, लेकिन इसको एग्जीक्यूट हम कराएंगे आगे, ठीक है, हम किसी प्रोसेस के थ्रू इसको सेंड करेंगे, तो वो भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल यही बेसिक चीज़ थी। चलिए वही चीज़ दी कुछ खास नहीं दिया हुआ है, उसी के बारे में पूरा दिया हुआ है। अब एक टास्क है, स्टार्ट द वीएम एंड ओपन द अटैक बॉक्स। ओपन द अटैक बॉक्स और यूज नेटकैट टू कनेक्ट टू वीएम पोर्ट 21, ठीक है। हमें करना है इसी आईपी पे पोर्ट 21 कनेक्ट करना है नेटकैट थ्रू। कनेक्ट कर लेते हैं पोर्ट 21 पे, सॉरी, चलिए पोर्ट 21 पे ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है देख लेते हैं। तो कुछ सही वर्क कर रहा है, कनेक्ट करना चाहिए। आईपी एड्रेस भी सही है, पोर्ट भी सही है। देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। कुछ इशू तो होना नहीं चाहिए इसमें, क्यों ऐसी इशू आ रही है। आईपी एड्रेस हमारा मशीन भी रनिंग ही है अभी तो। मेरे ख्याल से हम लोग को इसको बंद करके चालू करना पड़ेगा वापस से। टर्मिनेट करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ वापस से इस मशीन को। मैं यहाँ पे भी टेस्ट कर लेते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए मैं tryhackme.com पे कनेक्ट कर देता हूँ पोर्ट 80 पे, ठीक है। हाँ ये तो वर्क कर रहा है बढ़िया से। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एरर आता है, तो उसको आपको चिंता नहीं करनी है, आराम से उसको देखना है। और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है कि एरर आ गया आप तो गड़बड़ी हो गई। एरर तो कॉमन बात है, आता ही है, सबको ही एनकाउंटर होता है कभी कभी एरर, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। आराम से गूगल फ्री है यूज़ करने के लिए, यही तो बेस्ट चीज़ है, तो यूज़ करिए गूगल आराम से। इसको आईपी एड्रेस आने का वेट करते हैं अब तक, ठीक है। इसका वीडियो स्किप कर लीजिए जल्दी से तब तक, जब तक यहाँ पे आईपी एड्रेस लोड हो रहा है। क्या बराबर मैं पॉज करूँ, वीडियो कोई मतलब नहीं रहेगा।
मेरे ख्याल से इसका अलग मिला था क्या? ओह शायद शायद हाँ, तभी हमारी गलती थी। हमारी गलती ये थी कि यहाँ पर अलग मशीन थी, ठीक है? यहाँ पे अलग मशीन थी और यहाँ पर अलग मशीन है, ठीक है? जिसने स्किप किया हो वापस देख ले। यहाँ पे अलग मशीन थी, यहाँ पे अलग मशीन थी, तो ये अलग वीएम था, सॉरी ये वाला अलग वीएम था। हमने वो स्ट्रक्ट रहा था, हम उस वीएम को पिंग कर रहे थे, तो कॉमन बात है वो पिंग ही नहीं होगा। इसीलिए हमारी दिक्कत हो रही थी, ठीक है? हमें इस आईपी को पिंग करना था। चलिए अब हो जाएगा, सॉरी पिंग नहीं करना था, नेट डिस्कनेक्ट करना था। अब हो जाएगा वो चीज़। 21 पे देखिए, यहाँ पर कनेक्ट करते ही आ गया एफटीपी का वर्जन, ठीक है? वर्जन 6.4 है यहाँ पर आ रहा है हमारे सामने। क्वेश्चन भी वही होगा मेरे ख्याल से, 6.40। ये 4 कुछ और था क्या? अ, चलिए एफ टी पी डी 0.17, ठीक है? एफ टी पी डी 0.17, तो 0.17 ये हमारा आंसर जो है हो गया। चलिए आप समझ गए होंगे नेटकट भी कैसे यूज़ करना है, ठीक है? पुटिंग इट ऑल टुगेदर वही चीज़ दी हुई है, पिंग का क्या यूज़ है, ट्रेसिट का क्या यूज़ है, यहाँ पे सारे कमांड के सिंटैक्स दिए हुए हैं। और ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि क्या मतलब है, ये तो बकवास चीज़ है खैर, नीचे वाला। हाँ तो वही मतलब आप समझ गए होंगे ओवरऑल कि कैसे इन सब बेसिक यूटिलिटी का इस्तेमाल करना है। तो ये यूटिलिटी वो यूटिलिटी है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ तो करते हैं हमेशा से, ठीक है? सबको यूज़ करता है, पिंग सबको यूज़ करता है, और नेटकट भी अपने होता है, अगर साइबर सिक्योरिटी में आपने तो यूज़ किए ही होंगे, ठीक है? पर वो कैसे काम कर रहा है उसको अच्छे से समझना जरूरी होता है, ठीक है ना? वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? कि ये सब कैसे काम कर रहा है, तो ये आप समझ होंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ चीज़ें और देखने वाले हैं, जैसे कि शेल कैसे काम करते हैं, बाइंड शेल क्या होता है, रिवर्स शेल क्या होता है, ठीक है? स्टेज पेलोड, नॉन स्टेज पेलोड, ये भी देखेंगे हम, हो सकता है। लेकिन क्या नाम है, ये शेल्स के बारे में हम लोग जरूर देखेंगे। शेल्स के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि नेटकैट के थ्रू ये सब शेल कैसे लेने हैं, कनेक्ट कैसे करने हैं, ठीक है? ये सब भी हम समझेंगे, बेसिक चीज़ें, ठीक है? तो आज के लेक्चर में अभी एंड करता हूँ मैं यहीं पे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन उससे पहले आपको सारे टास्क कंप्लीट कर लेने हैं। और याद से इस बार ये भी आपको करना है कि लिंक्डइन पे आके हमारे पेज को आपको सर्च करना है, डिस्ट्रॉनिक्स एकेडमी, ठीक है? डायरेक्टली आपको मिल जाएगा सर्च करने पे, यहाँ पर, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएगी, इसको फॉलो कर लीजिएगा। और पोस्ट में आपको जो है कमेंट जरूर करना है कि आपने क्या सीखा, क्या आपको अच्छा लगा, और क्या अभी जो भी आपका रिव्यू है चीज़ है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है? तो इस टास्क का जरूर कीजिएगा। ट्राई एक मेरी रूम अगर आपने कंप्लीट किया साथ में तो शेयर कर दीजिएगा उसको, यहाँ पर उसको कंप्लीट कर देते हैं हम लोग भी। शेयर कर दीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो, ये तो फ्री रूम है, ठीक है? और हमें टैग कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर और मजेदार होने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एंड तक, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।